हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में आप लोग को बतला रहे थे, आवर्त सारणी के ब्लॉक का वर्णन कर रहे थे और ब्लॉक में बीच में ही वीडियो अचानक रुक गया था, वो हीट की वजह से, तो वहीं पर हम रोक दिए थे और आगे आप लोग को पी ब्लॉक शुरू किए थे। ठीक है, पी ब्लॉक आपको लिखवाना था, लिखिए पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में डैश देके थोड़ा बहुत लिखवाए थे कि इस ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक के तत्व शामिल हैं। इस ब्लॉक में धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों प्रकार के तत्व आते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इस ब्लॉक के तत्व सभी यौगिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझिएगा, देखिए क्या कहा गया कि वर्ग 13 से लेकर के आवर्त सारणी में जो इधर था बाएं दाएं भाग में वर्ग 13 से बोरोन वाला जो शुरू होता था, वहां से उत्कृष्ट गैस तक सभी तत्व जो हैं वो पी ब्लॉक में आएंगे, 18 तक वाले। पी ब्लॉक के बारे में आपको ये बतलाया गया है कि इसमें धातु भी है, अधातु भी और उपधातु भी है, तीनों प्रकार के तत्व शामिल हैं। मैक्सिमम अधातु है। और इसके बाद ये कहा गया कि इस ब्लॉक को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इस ब्लॉक के तत्व को प्रतिनिधि का मतलब होता है जो नेतृत्व करे। ठीक है, मतलब नेतृत्व करे मतलब क्या कि उसके बिना वो काम नहीं हो। तो जितने भी यौगिक हैं, कोई भी यौगिक आप ले लीजिए, जैसे H2, ठीक है, H2O, तो H2O है, तो H2 एक ऐसा एलिमेंट, H2 एक यौगिक हुआ, तो इस यौगिक में H2O में ऑक्सीजन आया जो पी ब्लॉक का तत्व है। ब्लॉक निकालने के लिए आपको बता दिया गया है। तो कोई ऐसे यौगिक नहीं है जिनमें पी ब्लॉक का तत्व नहीं आएगा, अर्थात सभी यौगिक में पी ब्लॉक अनिवार्य रूप से रहता है। अर्थात इसके बिना, पी ब्लॉक के तत्व के बिना यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए आप पी ब्लॉक के तत्व को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे हेडिंग देना आपको, डी ब्लॉक लिख करके डैश देना है। लिखिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को, एक मिनट ऐसे, डी ब्लॉक के तत्व लिख करके डैश देख लिखना है। इस ब्लॉक में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व शामिल हैं। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व शामिल हैं। इस ब्लॉक में लगभग सभी तत्व धातु हैं और इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि ये धातु एवं अधातु के बीच स्थित है। चलिए समझिएगा, डी ब्लॉक कहां शुरू होता था, ऐसे तीसरा वर्ग से 3, 4, 5 से लेकर के 12 तक के जो 10 वर्ग हैं 3 से 12 तक, वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। डी ब्लॉक में सभी धातु ही है। और फिर ये कहा गया कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण का मतलब होता है छुआछूत, स्पर्श से, टच से संबंधित बात है। कैसा टच, संपर्क, तो जो धातु के बीच में हो। डी ब्लॉक जो है उसके इस भाग में पूर्णतः धातु है, वर्ग 1 और 2 में पूर्णतः धातु है और इधर अधातु है। अभी दोनों के बीच में क्या है, संक्रमण तत्व है। वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं। इसीलिए इन तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, आगे चौथा लिखना है एफ ब्लॉक के तत्व। चौथा क्या लिखना है, एफ ब्लॉक के तत्व। डैश देख लिखिए, एफ ब्लॉक के तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में, एफ ब्लॉक के तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में
आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणी में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणी में रखा गया है। प्रत्येक श्रेणी में 14-14 तत्व उपस्थित हैं। पैराग्राफ चेंज। प्रथम श्रेणी के तत्वों को लिखना है। प्रथम श्रेणी के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, क्योंकि यह श्रेणी लैंथेनियम तत्व के बाद प्रारंभ होता है, जबकि दूसरे श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, क्योंकि यह श्रेणी एक्टिनियम के बाद प्रारंभ होता है। एक लाइन और लिखेंगे। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक के भी अंतः भाग में पाए जाते हैं। अंतः भाग में पाए जाते हैं। एक लाइन और लिखना है, नोट करके लिखिए तो जल्दी से। बतलाया था पहले भी शायद। ए ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें किस वर्ग में आता है? तीसरा वर्ग में। लिखवा दिए थे शायद ये नोट पॉइंट कि एक ब्लॉक के तत्व तीसरे वर्ग में आते हैं। और इनका आवर्त आपको ध्यान पे रखना है कि जो लैंथेनाइड कहा गया, दो श्रेणी है, होता है ना ऐसे आवर्त सारणी के नीचे ऐसे दो श्रेणी होता है, प्रत्येक में 14 एलिमेंट होता है ऐसे, ये 14, ठीक है। तो ये जो है लैंथेनाइड और नीचे एक्टिनाइड ऐसे हो गया। तो ये जो लैंथेनाइड है ये छठा आवर्त का तत्व होता है और ये 7वां आवर्त का, ये ध्यान पे रखना है। और दोनों का वर्ग क्या होता है? दोनों तीसरे वर्ग के अंतर्गत आता है। ये पहले ही बतला दिए थे आपको, समझिएगा क्या क्या कहा गया। एक ब्लॉक जो है उसके बारे में कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में इसका जगह नहीं है, उसके जस्ट नीचे जगह है, ऐसे तो श्रेणी में रखा गया है। प्रत्येक श्रेणी में 14-14 तत्व रहते हैं। इसमें भी ऐसे 1, 2, 3 ऐसे 14, इसमें भी 14। फिर इसके बाद कहा गया कि जो प्रथम श्रेणी है उसको लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। और लैंथेनाइड इसलिए इसका नाम है कि लैंथेनियम 57 ऊपर कट जाता है, ऊपर रहता है, और उसके बाद 58 सीरियम से शुरू होता है। मतलब ये कि लैंथेनियम के बाद आता है, इसीलिए इसको लैंथेनाइड्स कहते हैं। और 7वां जो है, मतलब 7वां आवर्त का जो दूसरा श्रेणी है उसको एक्टिनाइड कहते हैं, इसीलिए कि एक्टिनियम 89 SC के बाद 90 थोरियम से शुरू होता है, मैंने एक्टिनियम के बाद प्रारंभ होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, ठीक है। ये कहा गया। इसके बाद कहा गया कि जो ये एक ब्लॉक के तत्व है, दोनों श्रेणी 14-14 28 तत्व, इनको हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और वो इसलिए आंतरिक संक्रमण तत्व कि ये जो है डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, उसके भी अंत भाग में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। चलिए ब्लॉक वाइज हम लोग क्लियर पढ़ लिए, ठीक है। ब्लॉक वाइज में आपको इतना बतलाया गया, आवर्त का विवरण, वर्ग का विवरण और ब्लॉक का विवरण, इतना हम लोग पढ़े। आपको परमाणु संख्या वगैरह बहुत क्लियर होना चाहिए, आवर्त ज्ञात करने आना चाहिए, ब्लॉक ज्ञात करने आना चाहिए, वर्ग ज्ञात करने आना चाहिए। इतना चीज एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। अब ये सब कैसे आगे? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेकर के आपको आवर्त, ब्लॉक, वर्ग के निर्धारण तक कंप्लीट रहेगा, तो चीजें पीरियोडिक टेबल की आपके हाथ में होगी, ठीक है। चलिए आगे अब आपको एक इसी में शुरू हो रहा है। अब क्या पढ़ना समझिएगा। कुछ हम लोग तत्वों का आवर्ती गुण पढ़ेंगे।
मतलब ऐसा गुण जो आवर्त या वर्ग के अनुदिश परिवर्तित होता है। तत्वों का गुण, तत्वों का गुण कई सारा हो सकता है। जैसे तत्व है तो उसका परमाणु होता है। तो बात यदि ये करेंगे हम लोग कि किस तत्व का कौन परमाणु किससे बड़ा होता है, किससे छोटा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन ये परमाणु हो गया N, नाइट्रोजन परमाणु, और ये ऑक्सीजन तत्व का परमाणु ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु है ये नाइट्रोजन का। तो यदि हम लोग को ये बतलाना हो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आकार बड़ा है, मतलब किस परमाणु का आकार, किसका आकार बड़ा है, ये कैसे निर्धारित होगा। ठीक है, ये हम लोग को सीखना होगा। फिर इससे संबंधित और भी चीज आता है परमाणु आकार से संबंधित, परमाणु त्रिज्या इसको बोलेंगे, फिर आयनन ऊर्जा आएगा ये। तो आपको हेडिंग देना है आगे, तत्वों के कुछ प्रमुख आवर्ती गुण। तत्वों के कुछ प्रमुख आवर्ती गुण। तत्वों के कुछ प्रमुख आवर्ती गुण। तत्वों के कुछ प्रमुख आवर्ती गुण, देखिए क्या क्या है कुछ प्रमुख आवर्ती गुण में, सो देखना है आपको। पहला है परमाणुक आकार, परमाणुक आकार। ठीक है, परमाणु का आकार। बी है आयनन ऊर्जा। सी है विद्युत ऋणात्मकता। डी है धातुई गुण। ई है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और एफ है संयोजकता। इतना हम लोग पढ़ेंगे आवर्ती गुण। तत्वों के ऐसे गुण जो आवर्त के अनुदिश, वर्ग के अनुदिश परिवर्तित होते हैं। ठीक है, मतलब ये हम लोग सीखेंगे कि किसका परमाणु का आकार किससे बड़ा होगा, आयनन ऊर्जा किसका अधिक होगा, ये सब। परमाणु का आकार क्या है, आयनन ऊर्जा क्या है, पहले ये पढ़ेंगे, फिर निर्धारण पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आपको परमाणु का आकार लिख करके डैश देना है, समझिएगा। देखिए परमाणु का आकार का मतलब होता है परमाणु का आकार, और जो परमाणु का आकार है वो हम लोग कैसे मापते हैं। जैसे हम लोग का आकार है साइज, कैसे मापते हैं हम लोग, क्या मापते हैं हम लोग कि हम जैसे आदमी जाता है दूल्हा दुल्हन देखने, तो ऐसा कोई बोलता है कि क्या बोलते हैं, लड़की जो है वो उसका त्रिज्या 20 मीटर है, ऐसा कोई बोलता है, क्या बोलता है, बोलते लड़की का हाइट। मतलब ये कि मानव का जो आकार है वो किस रूप में मापते हैं, लंबाई के रूप में। मतलब जो जिस शेप का है, जैसे हम लोग लंबे होते हैं तो लंबाई मापा जाता है। परमाणु कैसा होता है, 9th क्लास में पढ़ते हैं कि परमाणु गोलीय होता है। तो जब परमाणु गोलीय है तो उसका मापन त्रिज्या के रूप में होता है। हम लोग पढ़े हैं मैथ में कि गोलीय चीजों का मापन त्रिज्या के रूप में करते हैं। तो मतलब परमाणु का आकार का मतलब क्या होगा, उसका त्रिज्या, परमाणु का त्रिज्या, परमाणु के त्रिज्या से पता चलेगा। और त्रिज्या जैसे ही आया तो आपको क्लियर होना चाहिए कि केंद्र और बाह्यतम दूरी, केंद्र और बाह्यतम दूरी के बीच, केंद्र और बाह्यतम के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे। तो परमाणु कैसा होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है ही कि जैसे परमाणु है तो देखिएगा यहाँ ये नाभिक हो गया ऐसे, ये फिर पहला कक्षा है, फिर दूसरा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है। प्रत्येक परमाणु के लिए अलग अलग कक्षा होता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम का 2, 8, 1 ऐसा रहेगा। तो इसका त्रिज्या का मतलब क्या होगा, क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एक ही नहीं, यहाँ तक ये जो आर हुआ ये सोडियम का त्रिज्या हो गया, मतलब परमाणु का आकार हो गया। ये परमाणु का आकार मतलब साइज जो है हम लोग गोलीय होने के कारण त्रिज्या के रूप में मापते हैं। जो त्रिज्या वही आकार होगा। और त्रिज्या कैसे डिफाइन करेंगे परमाणु का,
तो किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को उस परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। बस समझ में आ गया। ऐसे आप लोग को त्रिज्या कैसे निर्धारित होता है सो नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लास है, 11th में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इतना जानिए कि किसी परमाणु का त्रिज्या ऐसा नहीं कि परमाणु देखे वैसे माप के बतला दिए, ऐसे आप लोग के पास जो स्केल होता है आपके पास उससे ऐसे नाप दिए, नहीं। आपको तो पता ही है कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, काफी छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि उसको देख नहीं, मैंने माइक्रोस्कोप से भी देखना थोड़ा मुश्किल होता है, साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देखा सकता है। तो जब ऐसा है तो इसका निर्धारण संभव नहीं है। इसको ज्ञात करने के लिए एक अलग प्रकार का विधि होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन कितना होता है सो नहीं जानना है आपको। आपको ये नहीं पूछेगा आपको कि बताइए सोडियम परमाणु का त्रिज्या कितना होता है, ये नहीं पूछेगा। त्रिज्या क्या है ये पूछ सकता है, आपको बोलना है कि नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जहां तक जाएगा, सोडियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन किनारा इलेक्ट्रॉन यहां तक आया तो यहां से यहां तक दूरी हुआ। जहां तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यदि किसी का इलेक्ट्रॉन यहां तक जाता है ऐसे, तो यहां तक ऐसे त्रिज्या होता। तो त्रिज्या का डिफिनेशन आपको याद रखना है कि नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहेंगे। और उसका निर्धारण कैसे होगा वो नहीं सीखना है हम लोग को। हाँ, ये जरूर सीखना है कि किसका त्रिज्या बड़ा और किसका छोटा होगा, वो हम लोग सीखेंगे, यहाँ वो सीखेंगे। तो पहले परमाणु आकार लिख करके 10 देकर लिखिए आप। हम जानते हैं कि परमाणु का आकार, आकृति, परमाणु की आकृति गोलीय होती है। इसलिए परमाणु का आकार त्रिज्या के रूप में मापते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को उस परमाणु की त्रिज्या कहते हैं, हो गया। चलिए आगे हेडिंग देना है, अभी इसी को पढ़ रहे हैं, पहला ही ए परमाणु का आकार, इसी में टॉपिक है, आगे हेडिंग देना है परमाणु आकार का परिवर्तन, हेडिंग देना है, डैश देके लिखिएगा। आवर्त के अनुदिश किसी परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश ब्रैकेट के अंदर प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। नाभिकीय आवेश मतलब क्या, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, जबकि वर्ग के अनुदिश ऊपर से नीचे जाने पर किसी परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि कक्षा संख्या में वृद्धि होती है। समझिएगा क्या क्या कहा गया। आवर्त सारणी का एक छोटा हम आपको रूप बतलाते हैं। देखिए हम लोग ऐसा पढ़ते, कुछ ऐसा इस प्रकार से होता है आवर्त सारणी। ऐसा था ना कुछ, और रफली बनाया है। आवर्त के अनुदिश का मतलब क्या, आवर्त ये है, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, ऐसे पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में। तो 7 आवर्त है, तो हम लोग किसी भी आवर्त का बात करेंगे, आवर्त निकालने के लिए आपको कन्फर्म आना चाहिए।
परमाणु त्रिज्या के बारे में हम लोग को ये सीखना हो किसका, जैसे अभी हम बता रहे थे कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, किसका आकार बड़ा है किसका छोटा है, अगर ये आपको पता करना हो तो इसके लिए अब बिल्कुल सिंपल बात हो गया। ठीक है, कैसे परिवर्तन से हम आपको समझाते, तो उससे पहले तो क्लियर हो गया था। परिवर्तन से आपको समझना है। कहा गया कि आवर्त के अनुदिश, माने आवर्त का एक ही आवर्त का रहेगा कोई तत्व का परमाणु, ठीक है, तो उसको हम लोग ये समझेंगे कि बाएं से दाएं जाएगा तो त्रिज्या घटेगा। बाएं से दाएं मतलब देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन पहले कौन है, पहले नाइट्रोजन है फिर बाद में ऑक्सीजन है, मतलब ये कि नाइट्रोजन के दाएं भाग में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन दाएं भाग में है और अभी हम लोग पढ़े कि बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटता है। इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन का त्रिज्या नाइट्रोजन से कम होगा। क्यों? क्योंकि वो दाएं भाग में, और अभी हम लोग पढ़े कि बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटता है। क्यों घटता है उसका भी कारण बताया गया कि नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है आपको कि ये जो है ये नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन है, और यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूरते रहते हैं। ये जो प्रोटॉन है धनावेशित कण, जिसको नाभिकीय आवेश कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाते हैं, ऐसे अपनी ओर खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को। जो नाभिक में उपस्थित कण है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ऐसे खींचता है, आकर्षित करता है। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन रहेगा उतना ज्यादा ना आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन को जब ज्यादा प्रबलता से, ज्यादा बल से आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर चल जाएगा। ठीक है, तो कहा कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। जैसे यहाँ बोरोन है तो दाएं जा रहे हैं, बोरोन का परमाणु संख्या 5, आगे कार्बन 6, 7, 8, परमाणु संख्या बढ़ रहा है। परमाणु संख्या बढ़ेगा तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगा। तो प्रोटॉन बढ़ने के कारण, मतलब धनावेशित कण बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण अधिक हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन तीव्रता से, तेजी से अंदर की ओर खींचा जाता है। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा तो त्रिज्या ये होगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो त्रिज्या अंदर चला जाएगा, त्रिज्या छोटा हो जाएगा, आकार कम हो जाएगा। इसमें एक बात और आपको समझना पड़ेगा कि जैसे बाएं से दाएं जाने पर हम बोले कि प्रोटॉन का संख्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, लेकिन प्रोटॉन का प्रभाव इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि प्रोटॉन एक ही जगह है सब। इसका प्रभाव मानी ये तीव्रता से आकर्षित करने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन सिकुड़ जाता है, नजदीक आ जाता है, तो त्रिज्या छोटा हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या कहा गया, किसी वर्ग में, जैसे यहाँ सोडियम होता है, पोटेशियम है, ठीक है, इसके नीचे सल्फर है, ऑक्सीजन के नीचे, इसके नीचे फास्फोरस है। तो ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा तक जाता है, मानी इसका ऐसा रहता है परमाणु, और सल्फर का तीसरा कक्षा तक, तो 1, 2 ऐसे 3। इसका सीधा पता लग रहा है कि सल्फर का आकार, ये परमाणु बड़ा है ऑक्सीजन से, माने एक ही वर्ग का तत्व रहेगा। तो वर्ग जो नीचे जाएगा तो नीचे जाते जाते परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कक्षा संख्या में ही वृद्धि हो जाता है। इससे ऑक्सीजन सल्फर एक ही वर्ग का है, ऊपर से नीचे, ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे सल्फर है, तो नीचे गए तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा तक था और सल्फर का तीसरा कक्षा तक। तो वर्ग में नीचे जा रहे हैं, तो वर्ग में नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो त्रिज्या है वो बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहा कि कक्षा संख्या में वृद्धि हो जा रहा है। यहाँ कक्षा 2 था, यहाँ कक्षा 3 है, तो कक्षा संख्या में वृद्धि के कारण परमाणु का आकार बढ़ जाता है, त्रिज्या बड़ी हो जाती है। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्वेश्चन करके लिखिएगा, निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं को परमाणुक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में सजाएं। पहला लिखिएगा, पहला है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये है। देखिए पहले क्या करना है, जब त्रिज्या सजाना होगा, मतलब आकार बतलाना होगा, किस परमाणु का आकार, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन में किसका आकार बड़ा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम आवर्त निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आवर्त। तो आवर्त निकालेंगे, इसका आवर्त। अब आवर्त निकालने के लिए हम बार बार नहीं बोलेंगे, आपको पहले ही बोल दिया, आवर्त निकालना आएगा तो समझ में आएगा, नहीं आएगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना है।
इसका आवर्त 2, इसका भी आवर्त 2, इसका भी आवर्त 2, सबका आवर्त 2 है। तो जब सेम आवर्त का रहे, आवर्त क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या करना है, तो जब आवर्त बराबर हो जाएगा तो उसको आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ता है, मतलब परमाणु संख्या बढ़ते क्रम में सजता है। आवर्त सारणी जो है उसमें परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया गया है। तो परमाणु संख्या ऊपर में लिख देंगे 7, 6, 8। अब फिर क्या करना है कि बाएं से दाएं जाने पर कहा गया कि घटेगा, अब बाएं से दाएं परमाणु संख्या बढ़ता है, तो जिसका परमाणु संख्या अधिक होगा, जिस तत्व के परमाणु का परमाणु संख्या अधिक होगा उसका आकार कम होगा। तो हम लोग को त्रिज्या का बढ़ते क्रम से जाना था ना, लिखेंगे परमाणु का आकार या परमाणुक आकार ना, परमाणुक आकार बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, इससे ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, सबसे अधिक कार्बन का। क्यों, क्योंकि जब बाएं से दाएं इसको करेंगे तो बाएं भाग में कार्बन आएगा, उसके दाएं भाग में नाइट्रोजन, और उससे आगे दाएं भाग में ऑक्सीजन, और जैसे जैसे उधर जाते हैं दाएं भाग में तो अभी हम लोग पढ़ें कि बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या घटता है। चलिए, आपको त्रिज्या पहली बार आई है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, ये अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि आज हम इतना ही आपको इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा भी और आगे आएगा। तो बाएं से दाएं आवर्त में वर्ग ऊपर से नीचे, यदि नहीं सीख पाएंगे हर हाल में आवर्त ब्लॉक निकालने आना चाहिए, तभी आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, बाकी आवर्ती गुण अगले क्लास में पढ़ते हैं, अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।